Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है और आप ई पाठशाला चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं। आज दोस्तों हम क्लास 11th की पॉलिटिकल का पहला चैप्टर सीखेंगे। क्लास 11th की पॉलिटिकल के नए सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर पहला है। चैप्टर पहले का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ और हिंदी में इसे बोला जाता है संविधान क्यों और कैसे। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है दोस्तों आपको इसमें जानने को मिलेगा। वीडियो में इतनी बड़ी ना बनाऊं इसलिए मैं इस वीडियो के पार्ट्स बना रहा हूं। ये वीडियो का पहला पार्ट है। इस पूरे चैप्टर के 3 पार्ट आएंगे। एक एक पार्ट करके हम वॉच करेंगे ताकि हम डीपली सभी चीज़ों को समझ सकें। ओके, तो भाई पूरे चैप्टर का टॉपिक है, मतलब जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है उस पूरे चैप्टर के अंदर बताया क्या हुआ है उसको पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, क्योंकि एज यूजुअल आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर की बेसिक नींव है, इसीलिए हमें इसे समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्योंकि क्यों और कैसे का मतलब तो यही है। दूसरा हमें बताना है कि जो समाज के अंदर असल में कॉन्स्टिट्यूशन जो काम करता है वो असल में करता क्या है। मतलब अगर इस देश को चलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं, जबकि उनके हाथों में ना देते हुए हम समाज को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। पर ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, वो हम स्टडी करेंगे। एंड देन हम ये स्टडी करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हमारी शक्तियों को बांटता है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे समाज में सभी शक्तियों को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम, मतलब देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। कोई स्पेशल बंदा आप कहोगे कि राष्ट्रपति चला रहा है, प्रधानमंत्री चला रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है सबसे बड़ा, यानी कि संविधान ही है सबसे बड़ा। और वो कैसे संविधान जो है समाज में जितनी भी शक्तियाँ बटी हुई है उनको कैसे नियंत्रित करता है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका था जिससे भारत का संविधान बनाया गया। बिकॉज यू नो दैट हम 1947 में आज़ाद हुए थे और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था और लगभग हमने 1950 तक आते आते अपना संविधान भी बना दिया था, है ना। तो इसीलिए ये सब हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले संविधान होता क्या है, बहुत बड़ी गुत्थी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सभी बच्चों के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। असल में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआती समय में हमारे देश के अंदर नहीं आया था। आपको दोस्तों कमेंट ये करना, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है, मतलब कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले संविधान आया। आपको अचंभा होगा, हमारा भारत देश ऐसा नहीं था जिसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया था। अगर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कौन से देश में बना था। अकॉर्डिंग टू 11th अगर आप टेक्स्ट बुक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है आप सभी के लिए। तो अगर बात कर ले कॉन्स्टिट्यूशन की, इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, यानी कि जो ओरिजिन हुआ था इस शब्द का, वो हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूट शब्द से। पहले इस वर्ड का नाम कॉन्स्टिट्यूट था, जिसका लैटिन भाषा के अंदर इसका अर्थ आता है टू एस्टैब्लिश, मतलब स्थापित करना या गठन करना। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है क्या, स्थापित करना या गठन करना। यानी कि ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द बना जिसका मतलब संविधान बना। ओके, तो लैटिन शब्द से लिया गया है, किसी देवनागरी, देवमुखी या लिपि किसी से नहीं लिया गया है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द था जिसका मतलब कॉन्स्टिट्यूट था। एंड देन सिंपल एंड सरल शब्दों में बताया हुआ है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है, एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है किसी भी स्टेट के लिए। अगर आपको ध्यान हो, सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को जीता था तो उस समय पे चाणक्य ने भी बताया था सप्तांग के थ्रू कि कैसे हमें पूरा का पूरा स्टेट चलाना है, मतलब पूरा का पूरा जो भारत उन्होंने जीता था वो कैसे चलाना है। तो उसी को चलाने के लिए हमने इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूट को बोल दिया एक बेसिक प्रिंसिपल, एक बेसिक फंडामेंटल लॉ। मतलब संविधान किसी राज्य का आधार या मौलिक कानून है। मतलब इसमें नो वन इज सुप्रीम, अंबानी हो, अडानी हो, जेफ बेजोस हो, वॉरेन बफेट हो, कोई भी हो दोस्तों, ये सारे के सारे अगर हमारे देश में रह रहे होते हैं या रह रहे हैं तो सब संविधान को क्योंकि ये बेसिक मूल सिद्धांत है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको बहुत सोच समझ के बनाया।
अब आपको लग रहा होगा कि हमारे देश का संविधान सबसे यूनिक है, जबकि और भी देशों में संविधान होते हैं। जितने भी देश डेमोक्रेटेड है सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन अपने खुद का है। और अगर बात कर ले टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिससे सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऐसा संविधान जो लिखित रूप में हो। हमारे भारत देश का दोस्तों लिखित रूप में संविधान है, मतलब हम अपने संविधान को एक लिखित संविधान भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है अलिखित संविधान, ऐसा संविधान जिसका क्या कहते हैं देश का संविधान लिखा ना गया हो। तो वो भी दोस्तों आप कमेंट करिए और बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान लिखा नहीं गया है पर वो फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर आता है हमारा जैसे आप कठोर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला संविधान। तो दोस्तों हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, लेकिन कठोर कैसे है? कठोर ऐसे है कि संविधान के अंदर जब हम कुछ बदलाव नहीं कर पाते हैं, आसानी से कुछ चीज संशोधन नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम कठोर बोल देते हैं। संविधान में हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम आसानी से बदल नहीं सकते हैं। वो जब आप आगे डीपली सीखते चले जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कठोर संविधान है वो होता क्या है, ठीक है। बट सिंपल शब्दों में आप ये मान के चलिए, जैसे धारा 371 हटाई गई थी, वो कठोर थी। अगर हटानी थी तो बहुत पहले हटा देते, लेकिन दोस्तों धारा 370 जो थी जम्मू कश्मीर की वो हटा दी गई थी। तो वो कैसे हटाई गई? वो कठोर संविधान के थ्रू। लचीला दोस्तों, लचीला संविधान वो संविधान होता है जिसमें बहुत आसानी से बदलाव किए जा सके, है ना। तो बहुत सारे बदलाव थे, हमने बहुत आसानी से करे थे। संविधान के अंदर जो बिल पास होते हैं, कुछ संविधान में जो बिल पास होते हैं वो बहुत आसानी से पास हो जाते हैं, तो उसे हम लचीला कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ओके, इफ यू गॉट दिस पॉइंट, तो आपको संविधान के प्रकार पता चल चुके हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संविधान का काम क्या होता है। मतलब अगर किसी भी देश का संविधान है, चाहे वो हमारे भारत देश का क्यों ना हो, चाहे वो किसी और देश का हो, तो हमें संविधान के कार्यों को समझना होगा, हमें एनालाइज करना होगा। एग्जाम्पल के बेस पे मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ टू कोऑर्डिनेशन एंड द अश्योरेंस, मतलब संविधान का मेन मकसद होता है आश्वासन देना और समन्वय बैठाना। मतलब जनता के बीच में दोस्तों, जनता तो ये जनता है, ये सब जानती है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और उसके शासक के बीच में, उसके रूलर के बीच में एक सही कोऑर्डिनेशन बैठाना, पब्लिक और रूलर के बीच में, पीपल और रूलर के बीच में। दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों सुप्रीम कोई नहीं है इस देश के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद होता है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस बैठाना, क्योंकि अगर जनता जो है वो चुन रही है अपने लीडर को, तो लीडर को भी जनता की सुननी पड़ेगी। और ये सब प्रोसेस कौन चलाता है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है। तो सिंपल शब्दों में आप देख सकते हैं, हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटी। मेन समन्वय बैठाने का मतलब यही है कि संविधान ऐसा बनाया जाए कि डाइवर्सिटी यानी कि जो विविधता है, गोरे काले, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, इनके बीच में कोई डिफरेंस ना हो, ये संविधान करता है। संविधान जो है सभी सदस्यों के लिए समान है, क्योंकि यहाँ पे अमीर गरीब, ऊंचा बड़ा, छोटा नाटा, जितने भी लोग हैं दोस्तों, सभी यहाँ पे अश्योरेंस में रहेंगे, सभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, सभी समान है। ओके, दूसरा है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही हो सकता है कि स्पेसिफिकेशन देना। मतलब आप सभी को बताएं कि हमारे भारत देश के अंदर बहुत टाइप की चीज़ें, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है ना, सबका अपना काम होता है दोस्तों। तो यानी कि उसका संविधान के अकॉर्डिंग तो काम होगा। संविधान ही बताएगा कि कौन सा काम किसको दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि कौन सा काम किसको दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये हो गया एश्योरेंस, मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर फांसी का फंदा किसी को देना है तो जुडिशरी ही दे सकती है, अगर कोई अमेंडमेंट बिल पास करना तो लेजिस्लेचर ही कर सकती है, एग्जीक्यूटिव का ही अपना काम होगा, कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। दूसरी बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब अगर कोई भी संविधान चला, मतलब संविधान का कोई भी हिस्सा है, जैसे मान लीजिए जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, तो दोस्तों इनकी सीमाएं भी होगी। मतलब इनका व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा के लिए सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब अगर मान लीजिए जुडिशरी जो होती है, जैसे आप न्यायपालिका बोलते हैं दोस्तों, तो जुडिशरी जो है दोस्तों वो कभी भी अपनी शक्तियों का मिसयूज नहीं करेगी। और ये कौन सिखाएगा? ये संविधान ही सिखाएगा, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं कुछ गवर्नमेंट्स के अंदर, वो हमें समझनी होती है। दूसरा है एस्पिरेशन एंड द गोल ऑफ द सोसाइटी। मतलब समाज में जो भी आकांक्षाएं होती है, चाहे किसी गरीब परिवार की हो, चाहे किसी अमीर परिवार की हो,
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करता है कि सोसाइटी में सभी को समान रखता है ताकि हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अ नंबर ऑफ प्रोविजन आर इंस्टेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारे प्रोविजन बनाए गए हैं। आपको पता है 86 अमेंडमेंट करा गया था बच्चों के लिए, बोला गया था कि 6 से 14 साल से बच्चे जो हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, जबकि उसी के साथ ही हमने 51A आर्टिकल के अंदर बताया गया था कि पेरेंट्स को, कि भाई पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। और ये जितने एज इट इज़ मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं। ओके, तो इस पर फोकस करेगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि नोट्स दीजिए नोट्स दीजिए, तो नोट्स यही है, आप इन्हें लिख भी सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं से। तो हाँ, टॉप 10 के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, हम वो भी आपको जल्दी ही देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोगों की मौलिक पहचान। दोस्तों अगर आप देखते हैं हमारा संविधान जो होता है, हमारा संविधान कहीं ना कहीं हर किसी को एक फंडामेंटल, जो लॉ के अकॉर्डिंग एक जो मतलब क्या फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। मतलब संविधान में कुछ बुनियादी कानून बनाते हैं और ये कानून समझाता है कि समाज पर किसका अधिकार होना चाहिए। तो ये हमारी क्या होगी, फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी को मैं सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि पीएम है, पीएम चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारी क्या कहते हैं मनमोहन सिंह हो, लेकिन प्रधानमंत्री की फंडामेंटल आइडेंटिफिकेशन है कि उसको हमें मानना ही है। होम मिनिस्टर की अपनी आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर की अपनी आइडेंटिफिकेशन है, सबकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पहचान है। और उसे ही हम दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, नेशन आइडेंटिटी कहते हैं या फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं। आपका आधार कार्ड बना होता है, आधार कार्ड में आपको लिखा होता है कि आप भारतीय नागरिक है ना, तो उसके हिसाब से होता है। अब यहाँ पे मौलिक पहचान लोगों की दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन, एक होती है हमारी मोरल आइडेंटिफिकेशन। पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइडेंटिटी वो होती है जिसमें हम सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ कायदे कानून के अकॉर्डिंग अपने पॉलिटिकल राइट्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप चुनाव करवाते हैं, चुनाव करवाने के लिए सभी लोगों को कहा जाता है कि पहचान पत्र का बनवाना अनिवार्य है, तो वो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन हो गई। जबकि मोरल आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि हमें अपने आप से क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो लास्ट में बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक संविधान का अधिकार, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मेन अधिकार यही होता है कि संविधान लोगों को सुरक्षा, समानता, शांति और सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि एक संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी को इक्वली मिल सके। ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी को इक्वली रखना चाहता है, चाहे वो इक्वालिटी के बेस पे हो, लिबर्टी के बेस पे हो, पीस के बेस पे हो, सिक्योरिटी के बेस पे हो। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं वो ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो का पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट के लिए वेट करिएगा, बहुत कुछ नया सीखने को आपको इसमें मिलता रहेगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।